नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ये दुनिया की वो एनालिटिकल बातें जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन से बहुत ज्यादा मतलब रखती हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में क्या घट रहा है। देखिए, नई खबर आती है यहां पर कि एनसीईआरटी में इंडिया का नाम जो है अब इंडिया का नाम हटा करके भारत रख दिया जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी पैनल ने रिकमेंड किया है। लेकिन क्या यह सच में होने वाला है? इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? क्या हमारी पूरी हिस्ट्री बदलने वाली है? क्या अब हमको पहले पुरानी जैसी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा? क्या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए, रेलवे एग्जाम्स हो गए, क्या इसके लिए अब हमको हिस्ट्री दोबारा से पढ़नी पड़ेगी? इस पूरी बातों के बारे में हम सब जानेंगे अपने इस लेक्चर में, पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है ये इंडिया वर्सेस भारत की। ये डिबेट आई कहां से, आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, ये बात शुरू होती है सितंबर से। सितंबर में क्या होता है, जब G20 की मीट होती है तो प्रेसिडेंट की तरफ से एक इनविटेशन जाता है सभी लोगों को, जिसको भी डिनर का इनविटेशन भेजा गया सबको। पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर क्या लिखा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। देखिए, ये उस इनवाइट की कॉपी है। यहां लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, और यहां पर नाम रहता है एट डिनर। तो अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर इस्तेमाल किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब ये देख करके सबको लगा कि भाई ये तो यहां पर इंडिया की जगह पर भारत का नाम लिया जा रहा है। उसके ठीक बाद में क्या होता है, जहां हमारे प्रधानमंत्री साहब जिस पैनल में बैठे होते हैं, जहां पर सभी G20 लीडर्स बैठे होते हैं, इनके नाम के आगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा रहता था। इस बार इनके नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो यहां से ये डिबेट यहां से शुरू हो जाती है। लेकिन इसका जेनेसिस थोड़ा सा और पीछे जाता है। ये कहानी क्या हुई थी? देखिए, एनसीईआरटी किताबों में इसको लाने की क्यों बात करी जा रही है और क्या ये सरकार का अपना मोटिव है? नहीं। देखिए, इसकी शुरुआत करी गई थी 2022 में। एक कमेटी गठित करी गई थी जिसको काम ये दिया गया था कि देखिए भाई, आप बताइए एनसीईआरटी की बुक्स में अब चेंजेस होने हैं। ये चेंजेस क्यों बोले गए थे? क्योंकि पिछली बार ये चेंजेस करे गए थे 2006-7 में। पिछली बार जो चेंजेस करे गए थे वो करे गए थे 2006-7 के आसपास, और ये एनसीईआरटी की किताबें पिछले 15-18 साल से बदली ही नहीं गई हैं। और जैसा कि डार्विन का ये नियम है, डार्विन भी कहते हैं कि भाई हर जो आगे आने वाली जनरेशन होती है वो अपनी पिछली जनरेशन से काफी ज्यादा स्मार्ट होती है, तो फिर उनको उसी हिसाब से पढ़ाई लिखाई भी उनकी उसी हिसाब से होनी चाहिए। माने अगर जनरेशन ज्यादा नॉलेजेबल आ रही है तो फिर उनको उसी हिसाब से उनको बुक्स भी सर्व होनी चाहिए। तो इसीलिए बुक्स में चेंजेस की तो नीड है, क्योंकि 2006-7 के बाद से किताबें कभी बदली ही नहीं गई हैं। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए प्रोफेसर, इनका नाम है C.I. आइजैक। तो प्रोफेसर C.I. आइजैक ये एक हिस्टोरियन भी हैं और साथ में इनको पद्मा अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उन्होंने ही ये नाम रिकमेंड किया कि जितनी भी सोशल साइंस की बुक हैं एनसीईआरटी की, उनमें क्या करा जाए, उनमें सब में से इंडिया को हटा करके भारत कर दिया जाए। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स की अगर हम बात करें सोशल साइंस की, स्पेशली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें क्लास 6th में पढ़ाई जाती है एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7th में पढ़ाई जाती है मेडिवल हिस्ट्री, क्लास 8th में पढ़ाई जाती है मॉडर्न हिस्ट्री, और 9th एंड 10th में पढ़ाई जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके बाद जब हम 11th में पहुंचते हैं तो फिर से वही 6th का आ जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री यहां पर फिर से पढ़ाई जाती है, और फिर तो 11th 12th में हमारा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न फिर से पढ़ाई जाती है। तो ये पूरा एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर रहता है। तो इन्होंने बोला कि जहां जहां पर भी यहां पर इंडिया वर्ड आया है, इसको बदल करके इसको भारत कर दिया जाए। तो ये एनसीईआरटी पैनल का रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं कि भारत या इंडिया, इसमें से कौन सी चीज रखनी चाहिए। देखिए, दोनों की बात करें अगर, तो ये भारत नाम कहां से आया है? बहुत समय पहले ऋग्वेद में एक राजा का, एक प्रदेश का वर्णन है, भरत राज्य की बात करी जाती है, जिसके राजा थे राजा सुदास। तो राजा सुदास, हमारे ऋग्वेद में एक नाम मेंशन है, 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं इसको। तो ये ऋग्वेद में बोला गया है कि इनमें सबसे प्रतापी राजा जो थे, इनका नाम था राजा सुदास। और ये राजा सुदास जिस कबीले के राजा थे, उसका बहुत बड़ा कबीला था, उसका नाम था भरत कबीला। तो वहीं से ये आता है भारत। तो यानी कि जो भारत है, इस नाम का सिग्निफिकेंस कैसा है? ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस नाम का। और अगर हम बात करें कि इंडिया कहां से आया, तो जब ग्रीक्स, आर्यंस और ग्रीक्स जब इंडिया में आए, जब हमारे भारत में आए, तो वो सिंधु सिंधु बोलते थे। नदी को उन्होंने सिंधु सिंधु बोलने लगा, सिंधु से वो इंडो इंडो बना, इंडो से इंडस बन गया, इंडस से इंडिया बन गया। तो ये इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, डिबेट यहां पर ये आती है कि हम अपनी कंट्री का नाम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे रखें, कि क्या हमको ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे रखना है हमको, या फिर हमको इसको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे रखना है। बातें दोनों सही हैं अपनी जगह पर।
बात आती है कि हमें क्या पसंद है, हम किसे चूज करेंगे, एज एन इंडियन या हम अपने आप को इंडियन, एज एन इंडियन या एज अ भारतीय हम अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे। एक एस्पेक्ट हिस्टोरिकल है, एक एस्पेक्ट पूरी तरीके से ज्योग्राफिकल है, राइट। अच्छा, अब देखिएगा सजेशंस तो यहां पर 2012 में ये दे दिए गए हैं ऐसा करने के लिए। अब ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा एनसीईआरटी के ऊपर कि वो इसको रिकमेंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा और देखेंगे यहां पर और क्या रिकमेंडेशन दी गई है, क्या हमारी हिस्ट्री बदलने वाली है। प्रश्न नंबर 2, क्या भारत की हिस्ट्री बदलने वाली है। देखिए, तो यहां पर बोला गया है कि देखिए जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, अगर आप कभी भी किताबें उठा करके देखें तो हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो कॉलोनियल हिस्ट्री है। यानी कि यहां पर हमने जो काम हमने करे हुए हैं, एंशिएंट इंडिया हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री में पूरा जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो हमारे ऊपर आक्रमण कहां से हुए हैं इसके ऊपर दिया गया है। फिर अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हमारे पास सारा का सारा जितना भी है मॉडर्न हिस्ट्री ये गांधी जी के अराउंड सेंटर्ड है। उसके बाद में पूरी हिस्ट्री जो है गांधी जी के आसपास ही गढ़ी गई है, पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो ये बहुत फेमस एक आपने नाम सुना होगा, एक राइटर एंड हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा जी ने ये बात बोली भी है कि उनकी किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, तो उन्होंने ये बात बोली भी है कि देखिए आजादी के पहले हमारे पास एक टावरिंग फिगर थे गांधी जी के आसपास सारी हिस्ट्री गढ़ी गई है, लेकिन आजादी के बाद हमारे पास ऐसा कोई भी टावरिंग फिगर नहीं था जिसके ऊपर हम हिस्ट्री की रचना कर पाए। इसीलिए आपको बहुत ही कम किताबें दिखती हैं आजादी के बाद की, जबकि अगर हम देखें तो हमारी हिस्ट्री तो असल हिस्ट्री तो हमारी 1947 से शुरुआत भी हो रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, जो हमें किसी को भी हम में से नहीं पता होती है। तो एक ये बड़ा डिबेट आया है कि स्कूल के बच्चों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि जब भारत अपने रियल अस्तित्व में आया है तब भारत ने कैसा परफॉर्म करना शुरू किया है। दूसरी चीज यहां पर तो एक ये चीज आ जाती है, एक बड़ा एक डिबेट का चीज आती है कि हां भाई किताबों में जरूर चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया है और प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके बाद देखिए बोला जाता है कि यार एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या एक्चुअल में हमको ये सच में एंशिएंट है। देखिए यहां पर भी एक अलग डिबेट आता है। बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, पहली चीज तो हमने जो अभी तक पूरी तरीके से जो हमने एजुकेशन ली हुई है ये हमने वेस्टर्न एजुकेशन ली हुई है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूंगा वेस्टर्न एजुकेशन की, देखिएगा अगर मैं बात करूंगा वेस्टर्न एजुकेशन की जो कि हम लोग लेते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन में पूरी तरीके से जो बात करी जाती है ये आउटसाइड वर्ल्ड की बात करी जाती है कि स्पेस की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करेंगे और यहां पर रिवर्स की बात करेंगे, यहां पर पर्वतों की बातें करेंगे, ये सारी बातें इसमें करी जाती हैं। ये पूरा आपका वेस्टर्न एजुकेशन चलती है जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड की बात करी जाती है। किसकी बात करते हैं हम यहां पर? आउटसाइड वर्ल्ड की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं, अब बात ये चल रही है कि एक डिबेट ये भी आ रही है कि भाई अब हम ये किताबों में हमको वेस्टर्न एजुकेशन छोड़ करके जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है हमको वो अडॉप्ट करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। ये भी देखिए अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन सी बात आती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम अपने आप में क्या होता है समझिएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक नॉलेज सिस्टम जिसको बोलते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला, जो कहता है अपने अंदर झांको। हम ये बात करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बोलता है कि तुम बाहर की ओर जाओ। एक हमारे वहां भारत में जो एजुकेशन, जो अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो ये कहता है जिसपे ऊपर जैनिज्म धर्म पूरा बना हुआ है। जैनिज्म बना हुआ है अपनी खुद की नॉलेज के ऊपर, अपनी अंदरूनी नॉलेज के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, अपने अंदर झांकी। फिर बुद्धिज्म भी पूरा इसी के ऊपर बना हुआ है। और आपने और सुना होगा कि जो हमारा हिंदुइज्म है ये भी, आपने यहां पर 6 स्कूल ऑफ थॉट सुने होंगे जिसमें हम लोग मीमांसा बोलते हैं, ऐसे करके 6 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कहते हैं कि अब हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई बार ये बात बोली जाती है कि भाई आपकी दुनिया में आप कैसी भी आपकी प्रॉब्लम फंसी हो उसका सोल्यूशन आपके अंदर ही है। अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हमेशा ये सिखाता है कि अगर आपने अपने आप को, अगर आपने जीत लिया, अपने आप को कॉन्कर कर लिया, अपने आप को अगर आप समझ गए, तो आप संसार में किसी भी प्रॉब्लम से आप लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं। आपको बाहर की दुनिया में आपको सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अपने ही अंदर अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको जरूर वो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एक बड़ी डिबेट आती है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो एंशिएंट हिस्ट्री एक्चुअल में एंशिएंट हिस्ट्री है? क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से तो एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया की ये है। तो इसमें भी ये देखा जाता है कि देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म तो काफी ज्यादा एक्सप्लोर हुए हैं, इनके ऊपर तो बात करी गई है, लेकिन जो भारत के, जो हमारे अपने 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनके ऊपर बात नहीं करी गई है। तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है कि इनके ऊपर भी अगर हम बात करना शुरू करेंगे, इनको भी हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, ये फिलॉसफीज पढ़ाएंगे, तो आगे आने वाले समय में जो ये एंजाइटी की जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल, जो डिप्रेशन की ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, ये सभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स जो है ये कम हो सकती हैं और हमारा अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है ये आ सकता है। तो यही बात आ रही है कि क्या एंशिएंट हिस्ट्री जो आज हम बात करते हैं, क्या वो सच में एंशिएंट हम बात कर रहे होते हैं उस एंशिएंट की, या हमने एंशिएंट तो हमने पूरा सब वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो हिस्ट्री लिखी है उसी के ऊपर। एक और बात ये कही जाती है कि देखिए हम जो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सारी हिस्ट्री किसने लिखी है? ये सारी हिस्ट्री राजाओं के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। क्या कभी राजाओं के पर्सपेक्टिव से, राजाओं के लिए, राजाओं के पर्सपेक्टिव से किसने लिखी है? उनके दरबारियों ने लिखी है राजाओं के पर्सपेक्टिव से। माने समुद्रगुप्त, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हरिशेन ने लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी राजा एक भी युद्ध ना हारा हो, इतना प्रतापी राजा हो? क्या कभी कोई भी राजा अपनी हार बताएगा कि मैंने ये गलतियां करी? नहीं बताएगा। क्या कभी कोई भी चीज, क्या कभी कोई भी किताब ऐसी, कोई हिस्ट्री क्या कभी दलितों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई? क्या कभी कोई भी हिस्ट्री महिलाओं के पर्सपेक्टिव से लिखी गई? क्या कभी कोई भी हिस्ट्री कोई जनरल जो क्या किसान के पर्सपेक्टिव से कभी हिस्ट्री लिखी गई? नहीं लिखी गई। जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है, जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, सारी राजाओं के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है। दूसरी बात, जितनी भी ये किताबें लिखी वो ब्राह्मणों ने लिखी है, मोस्टली ब्राह्मणों ने लिखी, और पढ़ने की भी आजादी किसको थी? सिर्फ ब्राह्मणों को ही इसकी पढ़ने की आजादी थी। तो बाय द ब्राह्मण्स फॉर द ब्राह्मण्स। तो यहां पर बाकी जितनी भी मासेस हैं, देखिए ये तो मेजॉरिटी है ना, वो तो माइनॉरिटी ने लिखी। अगर मैं बात करूंगा राजा, तो राजा तो हमेशा से माइनॉरिटी था, राजा मेजॉरिटी थोड़ी ना था, मेजॉरिटी जनता तो दूसरी थी। तो बात यही आती है कि एक्चुअल में जो हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या ये पूरी हिस्ट्री सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही तो लिखी गई थी? और यहां पर मेरा मतलब माइनॉरिटीज से किंग है, ब्राह्मण्स हैं। यहां पर माइनॉरिटीज का मतलब यह है, हम कोई भी नहीं देखते हैं कि कोई पुस्तक ऐसी लिखी गई हो जो महिला के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हो। कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई है जो किसी दलित के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई है जो बाकी समाज के जो आम जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो यहां पर बात आती है कि हमको इस हिस्ट्री को रीलुक करने की आवश्यकता है। अब यह समय आ चुका है कि हम धीमे धीमे, ऐसा कहना है मेरा, देखिए मेरा काम यह है कि आपको पास तक वो पॉइंट्स पहुंचाना जिसकी चर्चा चल रही है, और इसके बाद आपके लिए छोड़ना उस चीज को कि आपको क्या सही लगता है, ये आपके एक अपना आपका विचार बनेगा इसके बाद में। ठीक है, अब और आगे आते हैं। फिर देखिएगा तो ये भी देखिए, एक बड़ी चीज ये भी है कि इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट होने के बाद से एनसीईआरटी भी इस समय काफी प्रेशर में है कि भाई हमको जो किताबें बनानी है, हमको काफी प्रैक्टिकल और हमको क्रिटिकल थिंकिंग वाली किताबें हमको बनानी है। तो एनसीईआरटी भी इस समय प्रेशर में है कि उसको कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं उसको। अभी देखिए बात यह आई कि यार अगर हम इन एनसीईआरटी को बदलेंगे तो हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे? हम पूरी एनसीईआरटी को रैशनलाइज करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है साहब, हम 6ठी से लेकर के 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी हम बदलने को तैयार है। तो ये बताइए कैसे कैसे करेंगे हम इसको, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाएंगी? समझिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहां कहते हैं कि अगर हम एनसीईआरटी को बदलने जा रहे हैं तो या तो हम ऐसा करें कि सारी चीज एक बार में एक जगह पर पढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने अभी आपको बताया कि क्लास 6th में भी हम हिस्ट्री, क्लास 6th में एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7th में मेडिवल, क्लास उसके बाद 8th में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर 9th और 10th में हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर 11th में जाकर के फिर से वही एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि देखिए ओवरलैप ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है। वही चीज हम 6th में पढ़ रहे हैं, वही चीज हम जाके 11th में हम फिर से पढ़ते हैं। तो ये जो ओवरलैप ऑफ सिलेबस है, इसको खत्म करने की बात करी जा रही है कि आप एक जगह पढ़ाइए और पूरा पढ़ा दिए बच्चे को कि उसको पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए। एक चीज ये आती है, इसके अपने चैलेंजेस हैं कि छोटे क्लासेस में जाहिर सी बात है फिर ये चीज नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ नहीं समझ सकता है। तो एक ये बात यहां आ रही है कि भाई देखिए ओवरलैप जो है सिमिलर कंटेंट का, इसको खत्म करने की बात करी जा रही है कि एक जगह पर आप पूरा पढ़ा दीजिए, ये चीज। दूसरी चीज क्या है, यही चीज आपको बताइए, सिमिलर कंटेंट लोअर और हायर क्लास में सिमिलर कंटेंट है। दूसरा ये कि देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी, देखिए आपको अभी भी बताया कि हर आगे वाली जनरेशन जो है वो पिछली वाली जनरेशन से काफी ज्यादा स्मार्ट होती है। तो यहां पर इसीलिए बात बोली गई कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, अब किताबों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर वही चीज है जो आगे जनरेशन अब आ रही है। अगर आज आप देखें तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आज के बच्चे, आज के 3rd 4th के बच्चे भी इतना उनके पास ज्ञान है जो हमारे पास 8th और 8th में जाकर के हमारे पास होता था। हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो बच्चे बोल पाते हैं। अगर आपने बड़े पब्लिक स्कूल से, आपके जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर आप उनके बच्चे अगर आप देखें, इवन अगर आप केवी के भी बच्चे अगर आप देखें, तो केवी के 3rd 4th के बच्चे आपको इतने कॉन्फिडेंट दिखेंगे जो हम 8th 9th क्लास में जाके हुआ करते थे। आज वो 3री 4थी के बच्चे हैं। आज बच्चे बहुत आराम से पूरा लैपटॉप खोलना, पीसी खोलना, उसके ऊपर पूरा गेम खेलना, कैसे उनको कौन सा वीडियो देखना है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमको तो 9th क्लास तक डर लगता था कि कैसे हम, अगर हमने
स्टार्ट बटन अगर दबा दिया और सिस्टम खराब तो नहीं हो जाएगा कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाने पे। तो हमें तो बहुत सालों तक डर लगता रहा कि स्टार्ट बटन सीपीयू पे कैसे दबाते हैं, किसी कब क्या कंप्यूटर खराब ना हो जाए। कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाने में डर लगता था कि शायद बटन दबाने में खराब हो जाता है, और आज बच्चे बहुत ही यंग एज से ये सब चीजें सीख जाते हैं। तो यहां ये भी बात करी जा रही है कि थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमको एनसीईआरटी का थोड़ा सा ऊपर करना है। दूसरी चीज ये आ रही है, सेल्फ लर्निंग के ऊपर एनसीईआरटी जाने की कोशिश कर रही है कि भाई हां सेल्फ लर्निंग पे जाना चाहिए हमको, ताकि टीचर्स की नीड कम हो, बच्चे पीयर लर्निंग करें, एक दूसरे से डिस्कस करके लर्निंग को करें और सेल्फ स्टडी कर पाए, टीचर्स की आवश्यकता उनको बहुत ज्यादा ना पड़े, इसके ऊपर भी बात चल रही है। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए बहुत सारा जो इररिलेवेंट कंटेंट है ये हटा दें। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर क्या है कि हम सबको पता होगा कि बाबर के पिताजी का नाम क्या है, तो और बाबर कहां पर रूल किया करता था, फरगना में रूल किया करता था, उसके पिताजी का नाम क्या था वहां पर, ये कितनी उम्र में ये बन गया, यहां इसमें फरगना का राजा 11 साल की उम्र में ये फरगना का राजा बना दिया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए, अच्छा आपको बाबर के पिताजी का नाम पता है, अकबर के पिताजी का नाम पता है, आपको हुमायूं की बहन का नाम पता है, गुलबदन बेगम है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए जरा रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम क्या था और उनके भाई का नाम क्या था, अगर मैं आपसे बोलूं रानी लक्ष्मीबाई के भाई का नाम क्या था, उनके भाई का क्या कंट्रीब्यूशन था इस वॉर में, अगर मैं आपसे बोलूं कि अहिल्याबाई होलकर जो है इनके पिताजी ने इनको क्या शिक्षा दी थी, इनके पिताजी कहां को बिलोंग करते थे, इनके पिताजी का क्या योगदान था हमारे भारत में, इन्होंने क्या क्या किया भारत में, क्या हम बता पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि महाराणा प्रताप जो है इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो हम ये देखेंगे कि हमको सारे जितने भी लोग, हमें जो रूलर्स हैं जिन्होंने काफी सारे अटैक्स यहां भारत में भी जिन्होंने अटैक्स करे हुए हैं, हमको जो बाहर से है, इंडिया में अगर आ गए तो वो तो इंडियन हो गए। देखिए अगर कोई भी इंडिया में आ गया, फिर चाहे अकबर, अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर तो इंडिया में आ गए तो वो इंडिया के हो गए, लेकिन जो भी रूलर बाहर के हैं हम उनके बारे में भी इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या हमने जो यहाँ के जो ऑलरेडी यहाँ के जो रूलर्स थे, क्या हमने उनको इग्नोर तो नहीं किया हुआ है बहुत ज्यादा, क्या हमने राजपूतों को इग्नोर तो नहीं किया हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये एक बड़ी डिबेट उठ रही है। अब देखिए तो ये सारी चीजें की बात आती है कि हम इन सबको करके हम एनसीईआरटी को बदलाव करेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें आई हैं जो पैनल की रिकमेंडेशन है, ये एग्जाम्पल है, ये पैनल के नहीं है, एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं और बाकी रिकमेंडेशंस जो हैं ये आपको की पॉइंट्स के टर्म्स में हमने आपको ये बात समझा दी। अच्छा देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंसर्न ये आ रहा है कि देखिए जब भी ये बुक्स चेंज करने की डिबेट आएगी, ये डिबेट आ जाएगी कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहीं तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मुगल हिस्ट्री को पूरा मिटाने की बात चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ राजपूत को खुश करने के लिए हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिलीजन को खुश करने के लिए हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को खुश करने के लिए हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट काम हो रहा है, या किसी कास्ट के अगेंस्ट काम हो रहा है, या दलितों के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये डिबेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिबेट आ जाती है जब भी इस तरीके की कोई बात आएगी कि ये चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। अब इसका जो जवाब है ये तो समय ही बताएगा, और इसके बारे में तो इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि ये सब चीजें सरकार अपने आप नहीं करती है, कभी भी एक पैनल रिकमेंड करती है, एक पैनल फॉर्मेशन करती है, और उस पैनल की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको पब्लिक कर देती है, फिर बताती है कि देखिए ये पैनल का ये सारे पैनल के रिकमेंडेशंस हैं, और उस पैनल में हमेशा ही बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग रखती है। तो ये थी आपकी पूरी चर्चा एनसीईआरटी के ऊपर कि एनसीईआरटी का नाम बदलने के लिए जी हां बोल दिया गया है, और साथ ही साथ और क्या क्या चेंजेस करने हैं इसके बारे में भी बोला गया है कि हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर हमको जाना चाहिए, हमको बाहर के जो वर्ल्ड में अभी तक जो हमें नॉलेज मिली हमें उसके ऊपर नहीं, हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये था पूरा एनालिसिस इसका, एनसीईआरटी की जो आपकी खबर है इसका पूरा एनालिसिस। इसमें आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी, हमको मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपनाना चाहिए या नहीं, ये जरूर बताइएगा, या हमको वेस्टर्न नॉलेज पे ही जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है उस पर रहना चाहिए। एक और चीज बता दें, अगर आप इसमें ये सोच रहे हैं कि इसमें फिर हम साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह नहीं होती हैं, तो हम आपको बता दें सभी साइंटिफिक थ्योरीज हमारे पास हैं। जैसे ऋषि कनद ने जो इसकी अणु थ्योरी है, जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन की बाद में आई थी, उसके पहले ऋषि कनद ने
परमाणु अणु थ्योरी दे दी थी, उन्होंने उसके पहले ही दे दी थी। तो हमारे पास भी ये सारी थ्योरीज हैं, बस हमारे अपने नाम है उन थ्योरीज के, ये चीजें हैं। तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, क्या हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम हमको लाना चाहिए या फिर हमको, और लाना चाहिए तो क्यों लाना चाहिए, या फिर हमको जो ऑलरेडी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है हमको इसी के ऊपर लगना चाहिए। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप एसएससी लैब देखते रहें, बढ़िया से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू।